Hello student, today we will start application of dimensional analysis। पिछले क्लास में हम लोग डायमेंशन के बारे में जाने थे कि फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। थोड़ा सा रिपीट कर ले। डायमेंशन इज द पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। Dimensional formula is the collection of fundamental physical quantity with power, and write in large bracket, and dimensional equation equating the dimensional formula with dimensional formula with physical quantity called dimensional equation। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे application of dimensional analysis। इसमें हम लोग तीन चीजें देखेंगे एनालिसिस में। पहले तो चेकिंग किया जाता है, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। पहला है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। सेकेंड, सीजीएस सिस्टम चेंज इनटू एमकेएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम चेंज इनटू सीजीएस सिस्टम। थर्ड जो है डिड्यूसिंग relation among the physical quantity, तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का यूज जो है वो तीन तरह से है। पहला है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, चेकिंग द dimensional consistency। आप चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा गलत है, कौन सा इक्वेशन सही है, कौन सा गलत है ऑफ इक्वेशन। सेकेंड इज एमकेएस सिस्टम चेंज इनटू CGS system, or CGS system change into the MKS system. Third is the deducing the relation among the physical quantity. Third is the deducing relation, जो रिलेशन होता है फिजिकल क्वांटिटीज का, उसके बारे में अनुमान लगाना है आपको कि फिजिकल क्वांटिटी का क्या रिलेशनशिप आ जाएगा। आपको एक ऑर्डर दिया जाएगा, उसी ऑर्डर से आप बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आप ये निकालोगे कि कितना कौन सा रिलेशन आएगा। तो डिड्यूसिंग अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी। First one is the checking the dimensional consistency of equation. Second is the MKS system change into CGS system and CGS system change into MKS system, and deducing among the physical quantities। Physical quantities का क्या रिलेशन आएगा, फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पहले हम लोग देखा जाए चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। इसमें करते क्या है, फर्स्ट वाले में चेक करने के लिए लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के बराबर कर देंगे। पहले जो भी फॉर्मूला दिया जाएगा, फर्स्ट वन इज द चेकिंग। पहला है चेकिंग
क्या चेक करना है कि जो दिया गया इक्वेशन है वो सही है कि गलत है, करेक्ट है या इनकरेक्ट। चेकिंग किया जाएगा, और कैसे किया जाएगा? डायमेंशनल चेकिंग किया जाएगा। चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है, चेक कर रहे हैं, और इक्वेशन का ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया जाए ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अब देख लीजिए, मान लीजिए दिया हुआ है F इज इक्वल टू ma, मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लीकेशन फोर्स के बराबर है। ये बात सही है कि गलत है? ये कैसे चेक किया जाए? होता भी है फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, बट हम लोगों को लेफ्ट साइड राइट साइड के डायमेंशन लेकर चलेंगे। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, दिया जाएगा कि एक इक्वेशन है F इक्वल टू ma, वेयर F इज द फोर्स, m इज द मास ऑफ बॉडी एंड a इज द एक्सेलरेशन। तो आपको लेफ्ट साइड डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट साइड, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? F इज इक्वल टू F है, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर्स का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला mL/t-2, आप निकाल चुके हो, देख भी चुके हो। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? ma है, तो मास का तो m होता है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है? L/t-2। तो ma की वैल्यू उतनी है, उतना ही डायमेंशनल फॉर्मूला है जितना f का है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अगर ऐसा आ गया तो कहा जाएगा दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, या गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। ऐसा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 2.15 में जाएंगे, आपको मिल जाएगा 2.15, 2.16। तो चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी आपको मिलेगा ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंसी CONSISTENCY, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन जो आप देखते हो, लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा राइट हैंड साइड, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी जाएगी लेफ्ट हैंड साइड का लिखा जाएगा, उसके बाद राइट हैंड साइड का लिखा जाएगा, दोनों को बराबर किया जाएगा। अब आपको मिल जाएगा कि ये फॉर्मूला सही है, करेक्ट है और इनकरेक्ट है। बहुत सा है, एग्जाम्पल नंबर आप देख लेंगे 2.15 एंड 2516, ये दोनों आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। हाफ एम बी स्क्वायर करके है, MGH करके है, कई ठो है उसमें, इससे क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, राइट हैंड साइड की अगर बराबर आ जाता है तो लिखेंगे दिस इक्वेशन इज करेक्ट। अगर बराबर नहीं आता है तो इक्वल को कैंसिल कर दिया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अगर बराबर नहीं आएगा तब के लिए है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तब लिखेंगे जब दोनों बराबर नहीं आते हैं, इक्वल नहीं आते डायमेंशन, तब लिखा जाएगा, तब लिखेंगे दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो पहला हो गया। सेकेंड में क्या है? MKS चेंज इंटू CGS, CGS चेंज इंटू MKS। सेकेंड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला बताएंगे, उसी पे आपको चलना है। सेकेंड वाले में है MKS और CGS सिस्टम दिया जाएगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड चेंज इंटू सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। MKS सिस्टम चेंज इंटू CGS सिस्टम। सेकेंड वाले में आपको एक फॉर्मूला नोट करना है, N1U1 इज इक्वल टू द N2U2
ये n2 हमेशा कैलकुलेट किया जाता है। n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 अपॉन u। ये n1 क्या है, n1 गिवन न्यूमेरिकल वैल्यूज है फिजिकल क्वांटिटीज की। 1 न्यूटन 1 जूल, कहेगा कि 1 न्यूटन कन्वर्ट इन 1 डाइन, या 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट इनटू डाइन। कैलकुलेट करके बताइए कि 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, कितने डाइन के बराबर होता है। u1 इज द एमकेएस सिस्टम का डायमेंशन फार्मूला, u2 इज द जिस सिस्टम से आप कैलकुलेट, जिस सिस्टम में निकालना चाहते हैं उसका डायमेंशन। उसी फिजिकल क्वांटिटी का सिस्टम अलग रहेगा, अगर एक एमकेएस रहेगा तो दूसरा सीजीएस। तो u1 जो आपको दिया जाएगा वो n1 और u1 दिया जाएगा। जैसे फोर्स को दे दिया गया, तो फोर्स अगर दिया जाएगा तो फोर्स की वैल्यू mlt-2 होगी, लेकिन u1 की वैल्यू अलग रखेंगे, वो m1 l1 और t1 लेकर चलेंगे, और u2 में भी m2 l2 और t2 लेकर चलेंगे। इस फॉर्मूले को याद करेंगे, n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2, इसी से देखा जाएगा। अब इसको एग्जांपल दे लिया जाए, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। 1 न्यूटन, फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन कन्वर्ट इनटू डाइन, 1 न्यूटन कन्वर्ट इनटू डाइन, मतलब 1 न्यूटन को किसमें आप कन्वर्ट करो, डाइन में। डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीरीज सिस्टम, डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीरीज सिस्टम, बट न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम। तो 1 न्यूटन को किसमें कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर आप देखते ही पहचान गए कि 1 किसकी वैल्यू है, n1 की वैल्यू है। n1 की वैल्यू कितना दिया है, 1। u1 कितना है, चूंकि न्यूटन की बात कर रहा है तो यूनिट से ही क्लियर हो जाएगा कि फोर्स की बात कर रहा है। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mlt-2, u2 का कितना हो जाएगा, उतना ही होगा, mlt-2। अब यहां पर u1 है तो यहां हो जाएगा m1 l1 t1, यहां u2 है तो यहां हो जाएगा m2 l2 t2। n2 क्या कर रहे हैं आप, को कैलकुलेट करना है। ये आपका दिया हुआ जो है 1 न्यूटन है, एमकेएस में है, किसमें है ये एमकेएस में, मतलब लेंथ कैलकुलेट इन मीटर, मास कैलकुलेट इन किलोग्राम, और टाइम कैलकुलेट इन सेकेंड। और ये किसमें है, सीजीएस में। ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा है, ये चीज लिखना नहीं है एमकेएस सीजीएस। ये u1 को समझिए क्या है। तो u1 दिया हुआ है आपको, जो गिवन क्वांटिटीज दी गई है वो u1 फर्स्ट कंडीशन का है, जो कैलकुलेट करना है वो u2 और निकालना क्या है, n2 है। ये आपका तो क्वेश्चन हुआ। अब आप इस क्वेश्चन में, ये एग्जांपल में समझ गए कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, कितना डाइन होगा। फॉर्मूला तो वही लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला आपका यही होगा, देख लीजिए फॉर्मूला n1 n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2, यही फॉर्मूला है। अब इसमें n2 को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। n1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, u1 कितना है, m1 l1 t1 माइनस 2, और u2 कितना है, m2 l2 t2 माइनस 2। मास को एक साइड करिए, मास को एक साइड करेंगे तो m1 अपान m2, m1 अपान m2 हो जाएगा। एक साइड इधर लेंथ है तो लेंथ को करेंगे, लेंथ आपका क्या है, L1 अपान L2, और इधर क्या है, टाइम है T1 अपान T2, -2 में है, ये भी -2 में है, इस तरह से लिख लेंगे आप। अब इसको ऊपर वाला चूंकि एमकेएस है तो एमकेएस में चेंज कर दीजिए। मास का एमकेएस में कितना यूनिट होता है, किलोग्राम, अपान नीचे क्या है, ग्राम, ये हो गया। इसके बाद L1 ऊपर क्या है, मीटर में, नीचे क्या है, सेंटीमीटर होता है लेंथ, सेंटीमीटर लिखते हैं cm। टाइम तो दोनों में सेकेंड ही चलेगा,
सेकेंड, और ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। अब रह गई बात कि किलोग्राम को बदलें कि ग्राम को बदलें। तो n2 कैलकुलेट करना है तो u2 को नहीं चेंज करना है, किसको चेंज करना है, u1 को चेंज करना है। थोड़ा यहाँ आएंगे, किलोग्राम को चेंज करेंगे किसमें, ग्राम में। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करिए। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये बेसिक है, आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। 1000 ये ग्राम हो गया और नीचे भी ग्राम हो गया। उसके बाद मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू cm। ये चीज कैंसिल हो गई, ये चीज कैंसिल हो गई। 8 इतना गया, 1 इंटू 10 इतना, 1000 इंटू 100, टोटल मिला के 1 इंटू 10 टू द पावर 5, या इसी को लिखते हैं 10 टू द पावर 5। मतलब 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 1 न्यूटन जो होता है, n2 की वैल्यू कितनी आ गई, n2 की वैल्यू आ गई इतना डाइन। मतलब 1 न्यूटन कितने के बराबर, 1 न्यूटन जो होता है 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। इसी तरह हम लोग चेंज कर लेंगे कि 1 डाइन कन्वर्ट इनटू न्यूटन, वो भी हो जाएगा। 1 डाइन को किस में चेंज करना है, न्यूटन में, इसी तरह करेंगे। तो उस समय क्या होगा, चूंकि डाइन दिया हुआ है तो डाइन u1 हो जाएगा, n1 हो जाएगा, और u2 को कैलकुलेट कर तो u2 को चेंज कर देंगे। तो वहां पर किलोग्राम नहीं बदलेगा, क्या बदल जाएगा, ग्राम बदल जाएगा। तो इसको चेंज करें। इसी तरह से क्वेश्चन जो है हम लोग लगाते हैं। सेकेंड में MKS चेंज। इसी तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ ग्रेविटी जो है, अर्थ जो है खींचता है हर एक बॉडी को। बढ़ाएंगे ग्रेविटेशन में, 8 नंबर में है, 8 चैप्टर में। एवरी बॉडी अट्रैक्ट बाई द अर्थ टू अर्थ इट्स सेंटर। तो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको कहता है कि नहीं, इसको हम लोग को सेंटीमीटर में बताओ, सेकेंड में बताओ, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे हेल्प, किसके हेल्प से लगाएंगे, डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। और इसी तरह n1 n2 u1 u2 रखेंगे, n2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, n1 की वैल्यू 9.8 रखेंगे। सेंटीमीटर, मीटर में अगर दिया हुआ है, मीटर में दिया है तो पहला u1 दिया है, u2 आपको निकालना है, u2 ही चेंज करेंगे। डायमेंशनल फॉर्म जैसे एक्सेलरेशन है तो जो u1 का डायमेंशनल फार्मूला वही u2 का होगा, बस अंतर यही है u1 को 1 नंबर मान लिया जाएगा और u2 को क्या है, सेकेंड नंबर मान लिया जाएगा। मास को मास अगर है तो एक साइड, लेंथ लेंथ एक साइड, टाइम टाइम एक साइड, अगर टेम्परेचर आता है तो टेम्परेचर एक साइड करते हैं। ये तो आपका सेकेंड हुआ जो कि पूछा जाता है। ये भी चेकिंग हो गया, चेकिंग द equation consistency, dimensional consistency of equation, checking the dimensional consistency of equation. Second is the MKS system change into CGS system. Third है deducing relation among the physical quantity. Deducing करेंगे हम लोग physical quantity का जो relation है, relation, deducing relation among the physical quantities. थर्ड में तो उसमें दिया जाता है कि मास डिपेंड कर रहा है फोर्स पर, एरिया पर या लेंथ पर, कहाँ कहाँ कौन क्वांटिटी डिपेंड कर रही है। तो जिस पर वो डिपेंडेंसी क्वांटिटी होती है, जो डिपेंड करती है, उसे लेफ्ट साइड रखते हैं। और लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी जिस पर डिपेंड कर रही है, कोई एक क्वांटिटी दी जाएगी क्वेश्चन में जो लेफ्ट साइड पर अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगी, उसको जिस पर वो डिपेंड करेगी उस क्वांटिटीज को हम लोग रखेंगे कहाँ, राइट साइड रखेंगे। और जो क्वांटिटी डिपेंड नहीं कर रही है उसको राइट साइड है, और जो डिपेंड करेगी उसको क्या रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे। दोनों का डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे और डायमेंशन प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे। एक इक्वेशन क्रिएट किया जाएगा और उसमें वैल्यूज निकाली जाएगी, पावर्स की वैल्यू कंपैरिजन करके, और उसी वैल्यूज को फिर पुटअप कर दिया जाएगा इक्वेशन में। और जो इक्वेशन फाइंड होगा वही हमारा रिलेशनशिप फाइंड होगा। और वो सही है कि गलत, इसका पता कैसे लगाएंगे, इसका पता वही फिर फर्स्ट वाले एप्लीकेशन से, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर इक्वल आ जाता है तो हम लोग का जो निकाला हुआ फॉर्मूला है वो सही है, नहीं तो वो गलत है। तो थर्ड वाला जो है, थर्ड में करते क्या है, थर्ड वाले में मान लीजिए टाइम पीरियड दिया हुआ है
किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन द मास लेंथ, इस तरह से दे दिया जाएगा, मास का दे दिया जाएगा, मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कर रहा है, तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी लगाई जाएगी। अब मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद T इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? एम एल जी। अब बोथ साइड डायमेंशन भी लिख सकते हैं, आप टाइम का डायमेंशन लिखेंगे, मास का मान लेंगे, इधर वाले का मानेंगे, ये आपका राइट हैंड साइड का है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाएगा और राइट हैंड साइड वाले का ये सपोज कर लिया जाएगा कि ए है, बी है और सी है, बाद में लिखा जाएगा और एक इक्वेशन क्रिएट किया जाएगा, उस इक्वेशन को कंपैरिजन किया जाएगा, कंपैरिजन के बाद उस एबीसी पावर की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे और वो जो इक्वेशन बनाए हैं उस इक्वेशन में पुट करेंगे और तब रिजल्ट निकाल लिया जाएगा। तो इस तरह से डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी फाइंड की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूविंग के लिए दिया जाता है आपका। एक प्रूविंग है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड की वैल्यू जो होती है सिंपल पेंडुलम की, टाइम पीरियड की वैल्यू होती है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और इनफाइनाइट लेंथ के लिए आर ई बाई जी होता है, अंडर रूट में आर ई बाई जी, वेयर आर ई इज द रेडियस ऑफ वर्क, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन सिंपल पेंडुलम में एल इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस तरह से बहुत से हैं। एफ इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, ये भी फाइंड करना होता है आपको। फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास, वेलोसिटी, स्पीड एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये आप निकाल सकते हो। एफ इज इक्वल टू एम ए निकाल सकते हो, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए निकाल सकते हो। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन को रिड्यूस करना है, अनुमान लगाना है कि वो सही है कि गलत, कैसे फाइंड किया जाएगा? क्वेश्चन में आपको रिलेशन नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन में यही बताया जाएगा केवल कि ये फिजिकल क्वांटिटी एक क्वांटिटी है जो 2, 3, 4, 1 पर डिपेंड कर रही है। तो जो डिपेंड करने वाली फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हमेशा हम लोग कहाँ रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोपोर्शनलिटी का जगह छोड़ के राइट हैंड साइड वाले को रख देते हैं और फिर प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं। फिर उसके बाद डायमेंशन मान लिया जाता है, राइट हैंड साइड का है ए बी सी या एक्स वाई जेड। ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा 2.17 में, लेंथ वाला मिलेगा, टाइम पीरियड वाला 2.17 में। और उसके बाद कंपैरिजन करके के इज द कांस्टेंट, के का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा और उसको फाइंड कर लिया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस में 3 चीजें आ गई, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशन, ये हो गया डायमेंशन का। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जैसे वंडर वाल इक्वेशंस है, आइडियल गैस इक्वेशन है, रीडबर्ग कांस्टेंट निकालने के लिए है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के जो भी इक्वेशंस हैं उसको भी आप कर सकते हैं, वी मोशन इक्वेशन कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसका चेकिंग कर सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। तो इस तरह से इस चैप्टर में यही सब है, यूनिट है, डायमेंशन है और डायमेंशनल फार्मूला है, और आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे मेजरमेंट करते हैं, 1 पार्सेक कितने के बराबर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर, 1 लाइट ईयर कितने के बराबर, ये हाईलाइटेड है। ये चीज़ आपको देखनी है हर हाल में, मेजरमेंट में यही सब आएगा। अगला चैप्टर जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, 3rd चैप्टर। तो नेक्स्ट डे से हम लोग इसको अगला देखेंगे, अगले वीडियो में मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद इसका जो प्रॉब्लम है इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। यहीं तक आज रहे, इसके बाद आप लोग स्टडी करते रहें। ओके, थैंक यू।